ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अमेरिकी मंदी या उससे संबंधित क्या क्या मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अमर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण कोचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है और सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से मिल रही है। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि आखिर अमेरिकी मंदी क्या थी, अमेरिकी मंदी के क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हुए, ये कैसे उत्पन्न हुई थी और वर्तमान में जो पूरे वैश्विक संदर्भ में मंदी के आसार दिख रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। इसके माध्यम से हमने पूरी आर्थिक मंदी को समझने का प्रयत्न किया था। इसी कंटेक्स्ट में हम लोगों ने बात आगे की थी और हम बात पहुंच गए थे ब्रेक्जिट को समझने का हम प्रयत्न कर रहे थे कि आखिर ब्रेक्जिट क्या है, यूरोजोन क्राइसिस क्या था, ठीक ना। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। इसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन एक संघ था, एक कई सारे देशों का संघ है। यूरोप के कई सारे देश, यूरोप के पहले तो 28 देश हुआ करते थे, अब घट के 27 हो गए, ठीक ना। इन देशों का संघ है जो आपस में मुक्त व्यापार करते हैं, आपस में जो है वो वस्तुओं की, सेवाओं की, लोगों की आवाजाही जो है वो निर्बाध रूप से इन देशों के मध्य होती है, ठीक ना। उसके बाद हमने बताया था आपको कि इन 28 देशों में से 19 देश ऐसे थे जो यूरो को अपने देश की मुख्य करेंसी के रूप में मानते थे, ठीक ना। ऐसे देशों को कहा जाता था यूरोजोन का वो हिस्सा है, ठीक ना। तो दो टर्म हो गए, पहला तो यूरोपियन यूनियन और दूसरा यूरोजोन, ठीक। पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं ये सारी चीजें। अब जरा समझिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि अमेरिकी मंदी का प्रभाव अमेरिका पर तो पड़ा ही, भारत पर इसका काफी सीमित प्रभाव पड़ा। उसके भी पीछे हमने कारण देखा, क्यों? क्योंकि भारत की खुद की बाजार, खुद का जो हमारा बाजार है वो काफी बड़ा है, ठीक ना। हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू बाजार है, वो काफी बड़ा है, ठीक ना। तो हमने देखा कि भारत पर इसके प्रभाव काफी सीमित पड़े, लेकिन हमने देखा था कि पिग्स कंट्रीज, पिग्स, PIIGS, पिग्स, पिग्स स्टैंड फॉर पोर्चुगल, पोर्चुगल, फिर उसके बाद इटली, फिर उसके बाद आयरलैंड, फिर उसके बाद ग्रीस और स्पेन, ये 5 कंट्रीज जिन्हें हम पिग्स कहते हैं। ये जो 5 कंट्रीज है ना, इनको पिग्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी मंदी का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव इन पर पड़ा, ये बहुत तरह की समस्याओं में पड़ गए, इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग चौपट हो गई थी, ठीक है। तो इन कंट्रीज पर वो क्या बोलते हैं, वैश्विक मंदी का 2008 की अमेरिकी मंदी का प्रभाव दिखा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई सारे विद्वानों का तर्क ये था कि ये अमेरिकी मंदी का प्रभाव नहीं था, इसके पीछे कारण जो है वो तो यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन था। बस अमेरिकी मंदी ने उस समस्या को बस प्रकट कर दिया। बात समझ में आ रहा? कई विद्वानों का यह तर्क था कि इन देशों की बर्बादी के पीछे अमेरिकी मंदी कारण नहीं है, कारण क्या है? यूरोपियन यूनियन का सदस्य होना और यूरोजोन का सदस्य होना। बात समझ में आ रही है? बस अमेरिकी मंदी ने इस समस्या को उजागर कर दिया, ये था तर्क का। यहां तक बात समझ में आई? मेरा बात को देखिएगा, क्या था समस्या, क्या थी समस्या? EU, यूरोपियन यूनियन। जरा बात को समझिए, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन, मुद्दा क्या है? ये यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपस में मुक्त रूप से जो है वो व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोजोन हो जाने के कारण क्या है, इन सारे देशों की पहले अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी, अपनी अपनी मुद्रा हुआ करती थी, लेकिन यूरोजोन का सदस्य बनने के कारण क्या करना पड़ा इनको? इन सबको एक साझा करेंसी को अपनाना पड़ा, जो कि क्या थी? जो कि यूरो थी।
अब जरा सोचिए, पहले इस समूह में या फिर इस समूह के निर्माण से पहले जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी, तुलनात्मक रूप से जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी, इनकी घरेलू मुद्रा जो है वो कमजोर थी। घरेलू मुद्रा के कमजोर होने का क्या मतलब है? ये सब हम बात कर रहे हैं किससे? यूएस डॉलर की तुलना में। पढ़ा चुका हूं, जब मैं मुद्रास्फीति पढ़ा रहा था उसी टाइम और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था उसी समय मैंने मुद्रा का अवमूल्यन, ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर कर रखा है। ठीक ना? तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन में, इनकी घरेलू मुद्रा, इनकी घरेलू मुद्रा जो है वो बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, इसी समूह के बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर हुआ करती थी। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही यूरोजोन की बात आई तो इन्हें भी अपनी घरेलू मुद्रा का परित्याग कर यूरो को अपनाना पड़ा। ठीक ना? यूरोजोन के सदस्य होने की शर्त ही यही थी कि अपनी घरेलू मुद्रा को त्यागो और क्या करो, यूरो को अपनाओ। अब जरा सोच के देखिए, क्या था पहले जब इन छोटी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा कमजोर थी, पहले जब इन छोटी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा कमजोर थी तो बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इन्हें क्या मिल जाता था? इन्हें इन्हें मदद मिल जाता था किस चीज में? निर्यात में। ठीक ना? ठीक ना? निर्यात में मदद मिल जाता था। मैं बता चुका हूं कि यदि घरेलू मुद्रा कमजोर होती है तो निर्यात बढ़ता है, इस चीज को मैं समझा चुका हूं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो तो डॉलर में हो रहा है ना। अगर आपकी घरेलू मुद्रा कमजोर हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाले के लिए वो सेल की तरह है। ठीक ना? सामने वाले के लिए सस्ता पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो डॉलर में पे करना है। पहले $1 बराबर 50 रुपया हुआ करता था, अब अचानक से $1 बराबर 60 रुपया हो गया है। तो अब जरा सोच के देखिए ना, उस सेम $1 से अब वो ज्यादा सामान खरीद सकता है कि नहीं आपके यहाँ का? तो जब भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है या आपकी घरेलू मुद्रा कमजोर होती है तो निर्यात बढ़ता है। इस चीज को बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, आप जाके पीछे क्लासेस में देख सकते हैं। ठीक ना? तो समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर लिबर्टी ले रहा हूं कि मैं फिर से पूरी बात नहीं समझा रहा हूं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि छोटी अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा कमजोर थी जिसके कारण उन्हें निर्यात में मदद मिलता था बाकियों की तुलना में। क्यों? क्योंकि कमजोर मुद्रा थी तो सेल ज्यादा होता था। बात समझ में आ रहा? बाकी की तुलना में, बाकियों की तुलना में उन्हें निर्यात में मदद मिलती थी। लेकिन यही तो इनका मोट था, वो मोट ही समाप्त हो गया। मोट क्या समाप्त हो गया कि अब इनको भी जो है वो यूरो को ही मुद्रा मान्य है। तो घरेलू मुद्रा की कमजोर होने के कारण जो इन्हें फायदा मिल रहा था अब वो फायदा नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये भी यूरो में बेच रहे हैं और फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश भी जो है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी जो है वो भी बेच रही है। तो सिंपल सी बात है कि मुद्रा में कमजोर होने के कारण या मुद्रा की कमजोरी के कारण जो निर्यात में इन्हें फायदा मिलता था अब वो फायदा नहीं रह गया। तो पहली तो समस्या समझ में आई कि एक मुद्रा होने के कारण इन्हें क्या नुकसान हुआ। पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात, यूरोजोन का नुकसान, यूरोजोन का सदस्य होने का नुकसान ये मैं बता चुका। दूसरी समस्या की यदि हम बात करें तो एक बात बताइए, यूरोपियन यूनियन का क्या मतलब है?
मतलब ये है कि एक देश के बाहर भी अपने सदस्य देशों में निर्बाध रूप से वस्तु, सेवा, मानव संसाधन, इन सब का जो है वो आवागमन सुनिश्चित होगा। ठीक ना, कोई बाधा नहीं रहेगी। ये क्लियर हो रहा है ना? ठीक, जरा मुझे ये बताइए कि उत्पादन कौन ज्यादा कर रहा है, छोटे देश कर रहे हैं या बड़े देश कर रहे हैं? बट ऑब्वियस है बड़े देश कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देश कर रहे हैं। वो बड़े देश हैं ही इस कारण से, क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो संसाधन ज्यादा है। तो बट ऑब्वियस है क्या कि वो ज्यादा क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। अब अगर वो उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं तो चलो मान लेते हैं क्या कि खुली छूट है कि तुम एक देश से दूसरे देश में जो है वो सामान बेच सकते हो, एक देश से सेवाएं दूसरे देश में बेच सकते हो। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि बेचेगा कौन? जो ज्यादा उत्पादन करेगा वही ना बेचेगा। और ज्यादा उत्पादन कर कौन रहा है? फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, ऐसे बड़े बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो ज्यादा उत्पादन कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने का फायदा ज्यादा किनको मिलेगा? ज्यादा इन्हीं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। ठीक, ये देखिए यूरोपियन यूनियन का मैप, लेटेस्ट मैप है इसमें, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, यही है ना ब्रिटेन, तो ये नहीं है इसमें। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लेटेस्ट मैप है, मतलब नया मैप है। ये देखिए सिक्स कंट्रीज की जो हम बात कर रहे थे, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, आयरलैंड हो गया और ग्रीस हो गया। ये हो गए सिक्स कंट्रीज। दूसरी तरफ इसी में कुछ बाकी भी मतलब आर्थिक रूप से मजबूत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी थी, जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि जर्मनी जर्मनी हो गया, और पहले तो ये इंग्लैंड भी हुआ करता था। ठीक ना, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड या जिसको आप ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, बाद में बताया जाएगा आप लोगों को, जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाया जाएगा, जब आईआर पढ़ाया जाएगा, उस टाइम बताया जाएगा कि इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में भी अंतर है। ठीक, चलिए बात को समझिए। तो जब हम बात करते हैं इंग्लैंड या ब्रिटेन की, इट वॉज अ मेंबर ऑफ ईयू। ये जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो था, बट इट नेवर बिकेम अ मेंबर ऑफ यूरोजोन। लेकिन ये कभी भी यूरोजोन का सदस्य नहीं बना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक ना, तो ब्रिटेन जो था वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य अवश्य था, लेकिन वो कभी यूरोजोन का सदस्य नहीं बना। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ब्रिटेन की करेंसी जो है वो यूरो है, कभी नहीं थी। ब्रिटेन की करेंसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। ठीक ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये कभी मेंबर नहीं बना, लेकिन हाँ यूरोपियन यूनियन का ये सदस्य था। अब जरा कहानी को समझिए, कहानी क्या हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के नाते क्या हो रहा है, एक देश अपनी सीमा के बाहर दूसरे देश में सामान बेच सकते हैं, कहीं भी सामान बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है ये तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सामान बेचेगा कौन ज्यादा? सामान तो ज्यादा वो बेचेगा ना जिसके यहाँ उत्पादन ज्यादा हो रहा है। अब सिंपल बात है, फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, या फिर मान के चलिए ये इंग्लैंड हो गया, सारे प्री मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, औद्योगिकरण इन्हीं देशों से हुआ था। तो सिंपल सी बात है कि इन देशों में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है ना। अगर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन देशों में ज्यादा होगा तो इसके कारण क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने का ज्यादा फायदा इन्हीं को मिलेगा। ये बाकी देशों में जो है वो ज्यादा माल बेचेंगे। ठीक ना, बात समझ में आ रही? यूरोपियन यूनियन में भी फायदा किनको मिल रहा है? बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को
क्योंकि उनका उत्पादन जो है वो अधिक था। यहां तक बात समझ में आ रही है? बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा ज्यादा मिला, क्यों? क्योंकि उनका उत्पादन अधिक था। जरा देखिए, यूरोजोन में भी कौन पिस रहे हैं? छोटी अर्थव्यवस्थाएं। और यूरोपियन यूनियन में भी कौन पिस रहे हैं? छोटी अर्थव्यवस्थाएं। तो बट ऑब्वियस है कि इन छोटी अर्थव्यवस्थाओं, जैसे कि मान के चलिए पिग्स, एग्जांपल दे रहा हूं बस, पिग्स, इनकी तो दशा पहले से ही खराब थी, लेकिन फिर उसमें क्या किया कि अमेरिकी मंदी के आने से वो दशा जो है वो बस प्रकट हो गई, वो दिख गई। बात समझ में आ रहा? अमेरिकी मंदी आने के कारण वो जो समस्या जो पहले से विद्यमान थी अर्थव्यवस्था में, वो दिखने लगी। यहां तक बात समझ में आ रहा? इतना ही नहीं, इस पूरे चक्कर में एक समस्या और थी। इस पूरे चक्कर में एक समस्या ये थी कि यूरोजोन की जब स्थापना हुई ना, तो यूरोजोन की स्थापना के उपरांत यूरोजोन की स्थापना के उपरांत यूरोपियन केंद्रीय बैंक का गठन किया गया। यूरोपियन केंद्रीय बैंक का गठन किया गया। जरा बात को समझिए, ये यूरोपियन केंद्रीय बैंक का क्या दायित्व दिया गया? ईसीबी इसको कहते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी, इसका गठन किया गया। इसको क्या जिम्मेदारी दे दी गई? इसको जिम्मेदारी दे दी गई कि पूरे यूरोजोन के लिए जितने भी सदस्य देश है ना, जितने भी सदस्य देश हैं पूरे यूरोजोन में, उन सभी के लिए साझा रूप से मौद्रिक नीतियां बनाना। यानी कि इसकी जिम्मेदारी क्या दे दी गई कि पूरे यूरोजोन के सदस्यों हेतु मौद्रिक नीतियां बनाना। ठीक ना? हालांकि ये देश आपस में अपने आप में संप्रभु है, ठीक ना, अपने आप में ये देश जो है वो संप्रभुता संपन्न है, लेकिन क्या हो गया कि चूंकि सबकी करेंसी एक है, तो इन सभी देशों को की करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी। उसके लिए क्या बनाया गया? ईसीबी, यूरोपियन कमर्शियल बैंक। जरा देखिए, यानी कि इन देशों की मौद्रिक नीति कौन बना रही है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो इन देशों के लिए मौद्रिक नीतियां बना रही है, जबकि ये देश राजकोषीय नीतियां जो है वो अपने अनुसार बना रहे हैं। ठीक ना? यानी कि इन सभी देशों के लिए, यूरोजोन में कौन कौन से देश आते हैं वो भी एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये हैं यूरोजोन के मेंबर, ये देश वो हैं जो यूरोजोन के सदस्य हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा था कि इन सभी देशों के लिए मौद्रिक नीतियां जो है वो कौन बना रही है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी। ठीक ना? आयरलैंड हो गया, ये इधर आपका कौन है गया? फिनलैंड हो गया, लातविया, लिथुवेनिया, एस्टोनिया हो गया, फिर ये पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इसमें क्या बोलते हैं, पोलैंड नहीं, पोलैंड इसका सदस्य नहीं है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया,
स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सारे देश जो है वो किसके सदस्य हैं? ये यूरोजोन के भी सदस्य हैं। अब इन सभी देशों के लिए साझा रूप से एक साथ जो है वो मौद्रिक नीति कौन बना रहा है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक ना। लेकिन ये सभी देश अपनी अलग अलग राजकोषीय नीतियां बनाते हैं। तो मैं समझा चुका हूं मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियों में क्या अंतर होता है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, ये सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है, केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। भारत में मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है और बदलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन राजकोषीय नीतियां जो होती है वो एक देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। राजकोषीय नीतियों में फेरबदल करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। अब जरा सोच के देखिए, मैं इस चीज को बहुत बार समझा चुका हूं कि अकेले मौद्रिक नीतियां या अकेले राजकोषीय नीतियां, अगर ये दोनों में समन्वय नहीं है तो देश का विकास बाधित होने लग जाता है, ठीक ना। इसी कारण से तो आप देखते हैं ना कि केंद्रीय बैंक और सरकार दोनों के बीच में जो है वो आपसी विचार विमर्श होते रहता है कि महंगाई को इतने परसेंट पर रखना है, ठीक ना, इतना जो है वो सरकारी खर्च कीजिए। तो हमने पढ़ा है ना कि मौद्रिक नीतियों में भी क्या होता है, सरकार के साथ कोरिलेशन बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार की आपस में डिस्कस करती है और साथ में जो है वो मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों में समन्वय बैठाती है, तभी ना। तो अब जरा सोच के देखिए ना कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक जो है वो अर्थव्यवस्था से पैसा खींच रही है, रेपो रेट बढ़ाकर, ठीक ना, क्या बोलते हैं वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ाकर, सीआरआर बढ़ाकर, एसएलआर बढ़ाकर। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सरकार राजकोषीय नीतियों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। तो एक दूसरे के प्रभाव को तो खत्म कर दिया ना। इसीलिए क्या होता है, इन दोनों में समन्वय की आवश्यकता होती है। अब जरा देखिए यूरोप में क्या हो रहा है या यूरोजोन में क्या हो रहा है कि मौद्रिक नीतियां यूरोपियन सेंट्रल बैंक बना रही है, राजकोषीय नीतियां उस देश की सरकार बना रही है। तो क्या देखा गया कि मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों में समन्वय का अभाव देखने को मिला। बात समझ में आया? इन दोनों में समन्वय का अभाव देखने को मिला। इस कारण से यूरोजोन में समन्वय का व्यापक अभाव देखने को मिला। में समन्वय से पहले लिख लीजिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में समन्वय का अभाव देखने को मिला। बात समझ में आ रही? इस कारण से क्या हो गया, यूरोजोन में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में समन्वय का व्यापक अभाव देखने को मिला। अब जरा सोच के देखिए, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियां जो दो अर्थव्यवस्था से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं, अगर उन्हीं में समन्वय का अभाव देखने को मिलेगा तो उस देश का क्या होगा। बात समझ में आ रहा? इसके कारण क्या हो गया, छोटी अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थिति जो है वो फिर से प्रभावित होने लग गई। ठीक, इतना ही नहीं, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चूंकि उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा था तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी लाभ मिला। इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिला। बड़ी अर्थव्यवस्था
बार बार मैं समझा चुका हूं इस चीज को, इकोनॉमी ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो आपका खर्च पर यूनिट खर्च जो है वो कम हो जाता है। ठीक ना, इसको मैं समझाता हूं कैसे कि अगर एक रोटी बनाने में यदि 5 मिनट लग रहा है, आटा गूंथने से लेकर तवा गर्म करने से लेकर सब कुछ बेलने से लेकर, अगर एक रोटी बनाने में 5 मिनट लग रहा है तो 2 रोटी बनाने में 10 मिनट नहीं लगता है। ठीक ना, दूसरी रोटी के लिए आपको तवा गर्म नहीं करना है, फिर से आपको अलग से जो है वो पानी लेके आटा गूंथना नहीं है। ठीक ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी कि जब बल्क में प्रोडक्शन होता है या ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है तो प्रति इकाई जो लागत होती है वो कम हो जाती है। तो क्या हो गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर उत्पादन जो हो रहा है वो बहुत बल्क में हो रहा है, तो इन देशों में इकोनॉमी ऑफ स्केल लग रहा है, यानी कि उनका पर यूनिट जो है वो व्यय बहुत कम। लेकिन जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर उत्पादन ही कम हो रहा है तो उनका पर यूनिट व्यय जो है वो ज्यादा। बात समझ में आ रहा, प्रति इकाई जो है उनका व्यय ज्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इनको, मतलब इन छोटी अर्थव्यवस्थाओं को इनकी तुलना में क्या हो रहा था, कम, मतलब नुकसान हो रहा था। ये सब चीज चल ही रहा था, इतने में क्या आ गई, अमेरिकी मंदी आ गई। इतने में क्या आ गई, अमेरिकी मंदी। और अमेरिकी मंदी के आने से क्या हो गया, मांग कम हो गई। कल की क्लास में बता चुका हूं कि मंदी में क्या होता है, मांग कम हो जाती है, मांग गिरने लग जाती है। अब एक बात बताइए, वैसे ही इनका माल नहीं बिक रहा है या फिर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम बिक रहा है, और वैसे में यदि मंदी और आ जाए तो आप जरा सोच के देखिए इसके कारण क्या होगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, पिग्स राष्ट्र हैं, यह इनकी स्थिति और खराब होती चली जाएगी। और यहां तक बात ये आ गई कि इनमें से कुछ देश तो संप्रभु ऋण संकट में पड़ गए। अब ये बता चुका हूं मैं संप्रभु ऋण संकट का क्या मतलब होता है, याद आ रहा है जब बताया था आपको कि सरकार अगर निरंतर बाहर से कर्ज लेती रही और बाद में अगर वो उस कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं कि इस देश की सरकार जो है वो संप्रभु ऋण संकट में पड़ गई है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मांग कम होती चली गई, जिसके कारण क्या है, इन देशों में से कई अर्थव्यवस्थाएं तो क्या हो गई, संप्रभु ऋण संकट में पड़ गई। अब क्या है, सिंपल सी बात है, अब साथ हो, यूरोपियन यूनियन का सदस्य हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये सारे साथ आए और इन सबने साथ मिलकर इन अर्थव्यवस्थाओं को बचाने का प्रयत्न किया। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या करना पड़ा, इन सबको जो है वो कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ा, आर्थिक रूप से या बाकी तरीके से इन सबको कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ा। जो बड़े देश थे उनको ज्यादा योगदान करना पड़ा, जो छोटे देश थे उनको थोड़ा सा कम से भी काम चला। अब जरा सोचिए, अब ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटेन जो कि यूरोपियन यूनियन का तो सदस्य है लेकिन वो यूरोजोन का सदस्य नहीं है, लेकिन इन अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए उसको भी जो है वो आर्थिक मदद करनी पड़ रही है। ठीक ना, तो इससे क्या हो गया, ब्रिटेन में ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्रिटेन जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, परंतु यूरोजोन का सदस्य नहीं,
है की जगह यहाँ था कर लीजिएगा, परंतु यूरोजोन का नहीं, इसे क्या करना पड़ा, मदद में पैसा देना पड़ा, आर्थिक मदद करनी पड़ी। ये जो है, ये जो आर्थिक मदद करनी पड़ी, ये ब्रिटेन में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया, वही बात होने लग गई कि बताओ हम यूरोजोन के तो सदस्य भी नहीं हैं, और यूरोजोन का फायदा जो है वो जर्मनी फ्रांस जैसे देश ले रहे हैं, और जब ये प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो पैसा हमसे मांग रहे हैं। यानी कि ये जो है अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया ब्रिटेन में कि जब हम यूरोजोन के सदस्य हैं नहीं तो हमसे जो है वो पैसा क्यों लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में ये भी बात उठने लग गई कि क्या हो रहा है, बाकी देशों से प्रवासी आते हैं, बाकी देशों से जो प्रवासी आते हैं वो हमारे यहाँ आकर हमारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। जरा खुद सोच के देखिए, अगर आप यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं तो बट ऑब्वियस है क्या कि यूरोपियन यूनियन के बाकी सदस्य देशों के लोगों को आप आने से नहीं रोक सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं तो आप यूरोपियन यूनियन के बाकी सदस्य देशों से जो लोग आ रहे हैं उनको तो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बना ब्रिटेन में। दोनों मुद्दे समझ में आ रहे हैं, पहला तो इनको पैसा देना पड़ रहा है, और दूसरा क्या है कि प्रवासियों के आगमन के कारण, प्रवासियों के आगमन के कारण क्या हो रहा है, इनके जो है वो रोजगार छिन रहे हैं, इनके लोगों को जो रोजगार मिल सकते थे वो बाकी लोगों को मिल जा रहे हैं। अब जरा देखिए, ये तो समस्या यहां तक थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मुद्दा बना कुछ समय के लिए, लेकिन फिर ये मुद्दा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। इतने में ही क्या हुआ, ग्रीस, अभी पिक्स में देखा था ना हमने, ग्रीस, ग्रीस एक देश है, ये है आपका ग्रीस, ये है ग्रीस। क्या हुआ, ये मुद्दा चल ही रहा था, इतने में क्या हुआ कि खबर आई कि आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन, आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आईएमएफ किसी को कर्ज देती है या किसी को आर्थिक भुगतान करती है तो वो बदले में कई सारे शर्त लगाती है। इसी को तो कहते हैं ना आईएमएफ बेल आउट पैकेज, कि आईएमएफ अगर आपको मदद कर रही होती है उस आर्थिक समस्या से निकलने में, तो बदले में आईएमएफ जो है कुछ शर्तें लगाती है ताकि आप क्या कर सके, भविष्य में फिर से उस समस्या में ना पड़े। इसके लिए क्या करेगी, आईएमएफ कुछ शर्तें लगाएगी। तो ग्रीस को बेल आउट पैकेज देते वक्त भी आईएमएफ ने कुछ शर्तें लगाई थी, लेकिन ग्रीस ने क्या किया, उन शर्तों का ठीक से अनुपालन नहीं किया। ने क्या किया, आईएमएफ की इन शर्तों का ग्रीस ने ठीक से अनुपालन नहीं किया, और 2015 में ग्रीस पहला विकसित देश बना जो कि ऋण की अदायगी में चूक गया, ठीक ना। यानी कि ग्रीस को 2015 में अपने हाथ खड़े करने पड़े, ऋण की अदायगी में चूक गया। ये ऐसा करने वाला पहला विकसित देश बना जो ऋण की अदायगी में चूक गया। बात समझ में आ रहा। अब देखिए, जैसे ही ग्रीस का ये हाल हुआ, फिर से जो है वो बाकी सारे देशों से मदद मांगी गई, बाकी सारे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों से फिर मदद मांगी जाने लग गई। अब ब्रिटेन में फिर से वही बात स्टार्ट हो गई कि एक बात बताओ, कर रहा है कोई और
और पैसा देना पड़ रहा है किसी और को। ब्रिटेन में फिर से लोगों में वही विचार उत्पन्न होने लग गया, एक बात बताओ, बर्बाद हो रहा है ग्रीस, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? पैसा ब्रिटेन को देना पड़ रहा है, तो हम आर्थिक मदद क्यों दें? यूरोजोन का फायदा हमें थोड़ी मिल रहा है, यूरोजोन का फायदा फ्रांस जर्मनी ले रहे हैं। लेकिन जब भी प्रॉब्लम में आते हैं तो यूरोपियन यूनियन के चूंकि हम सदस्य हैं तो हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो इस कारण से 2015 में ब्रिटेन में ये मांग उठने लग गई क्या कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। त्याग देनी चाहिए। देखना, इसके लिए जो है वो अलग से रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा कि लोगों का मत जानने का, लोगों का विचार जानने का एक तरीका होता है। जैसे मान के चलिए अचानक से अभी भारत सरकार कहे क्या, भारत सरकार ये बोले कि हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, यूसीसी लागू करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रहे हैं। चल रहा ना मुद्दा, फिर से गरमाया हुआ है। वो भारत के सभी लोगों का ओपिनियन जानना चाहे कि सबको बोले क्या कि वोट करो यस या नो। एक बात बताइए, ये क्या होता है? ये होता है रेफरेंडम, ठीक ना। जैसे वोट तो 5 साल में एक बार होता है, लेकिन अगर मध्य काल में भी अगर पूरी आबादी का आप अगर विचार जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए यदि किसी मुद्दे पर अगर वोट करवाया जाता है तो उसको हम रेफरेंडम कहते हैं। पॉलिटी में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो ब्रिटेन में क्या कराया गया, इसके लिए रेफरेंडम करवाया गया कि वेदर द ब्रिटेन शुड रिमेन इन यूरोपियन यूनियन और शैल बी एग्जिट यूरोपियन यूनियन। संयोग से क्या हुआ, इस रेफरेंडम में ज्यादातर लोगों ने 50% से ज्यादा लोगों ने क्या किया, इस पक्ष में वोट किया कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए, यानी कि ब्रिटेन शुड एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक ना, कि ब्रिटेन को जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाना चाहिए। 50% से ज्यादा लोगों ने इस पक्ष में वोट कर दिया। अब एक बात बताइए, तो यही तो है ब्रिटेन और प्लस एग्जिट, क्या हो गया, ब्रेक्जिट, ठीक ना। इसी को तो हम कहते हैं ब्रेक्जिट। सिंपल सी बात है, अगर रेफरेंडम हो गया और आपको पहले से ही पता है कि ब्रिटेन जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एक लोकतांत्रिक देश है। अब अगर लोकतांत्रिक देश है तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर तो जनता जनार्दन का फैसला मानना ही होगा, ठीक ना। आपने देखा होगा कि उस टाइम जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हुई, ठीक। और ये बोल दिया गया कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से निकलना अब तो तय है। इसके लिए कुछ टाइम फ्रेम निकाला गया कि अगले 4 साल में हम धीरे धीरे जो है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा संबंध है तो अचानक से थोड़ी, ठीक ना। तो क्या है, धीरे धीरे जो है वो संबंधों को हम खत्म करेंगे। इसके लिए 3-4 साल का टाइम ले लिया गया। अंततः फाइनली 31 जनवरी ये डेडलाइन थी, 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट संपन्न हुआ। इकतीस जनवरी 2020 को क्या हुआ, ब्रेक्जिट संपन्न हुआ। अब देखिए, अगर हम ब्रेक्जिट के प्रभाव की बात करें तो ब्रेक्जिट का प्रभाव जो है वो काफी अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग रूप से पड़ा। जैसे कि यदि हम ब्रिटेन पर ही देखें तो ब्रिटेन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तब देखेंगे भारत पर क्या पड़ेगा। ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात तो अपने आप में यह एक संरक्षणवादी नीति थी। संरक्षणवादी नीति, संरक्षणवादी नीति का मतलब पता है ना, कि केवल अपने देश के हितों को संरक्षित रखना, ठीक ना। ऐसे इसको हम कहते हैं संरक्षणवादी नीति, ठीक ना। जैसे कि जब हम बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की, या फिर जब हम बात करते हैं ब्रेक्जिट की, स्विक्जिट की, ग्रेक्जिट की, ठीक ना,
तो ये सारी नीतियां क्या है, ये सारी नीतियां संरक्षणवाद को बढ़ावा देती है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ब्रिटेन का यही तो तर्क ही था, ब्रिटेन में यही मांग ही उठ रही थी कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के कारण बाकी देशों के लोग आ जाते हैं हमारे देश में और आकर हमारे रोजगार छीन ले रहे हैं, यही था मांग। अब इस मांग के कारण क्या था कि इस संरक्षणवादी नीति से अब कम से कम उनके रोजगारों को संरक्षण मिलेगा, प्रवासियों से रोजगार को संरक्षण। प्रवासियों से स्थानीय रोजगार को संरक्षण, तो चलिए जो वहां की जनता का एक मत था वो तो कम से कम पूरा हुआ कि अब जो है वो निर्बाध रूप से नहीं है क्या कि टहलते हुए मान के चलिए वो फ्रांस के लोग जो है वो पहुंच गए ब्रिटेन, या जर्मनी के लोग ब्रिटेन पहुंच गए, सब वैसे नहीं ना, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं रहे, तो अब सीमा से जब अंदर आओगे तो वीजा दिखाना पड़ेगा ना, अब तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य रहे नहीं हम। दूसरा क्या हुआ, क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के कारण पाउंड जो उनकी मुद्रा थी ना, पाउंड पाउंड कमजोर हुआ। पाउंड कमजोर हुआ क्यों, इसके पीछे कई सारे कारण थे, कई सारे कारण क्या थे, जैसे एक बात समझिए, पहले जब ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य था तो कोई भी जर्मनी की कंपनी है वो भी आराम से जाकर ब्रिटेन में अपना सेटअप बना सकती थी, अपनी फैक्ट्री बना सकती थी और आराम से ब्रिटेन में अपना माल बेच सकती थी, ठीक ना, या फिर उस ब्रिटेन से अपने देश में या किसी दूसरे देश में पोलैंड वगैरह में अपना माल बेच सकती थी, क्यों, क्योंकि सब सारे देश तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जरा बात को समझिए, अब क्या हो गया, अगर ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया तो अब क्या हो जाएगा कि जर्मनी की वो जो कंपनी थी ना, अब अगर उसको किसी दूसरे देश में अगर अपना माल बेचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा या सीमा शुल्क देना पड़ेगा। तो जरा सोच के देखिए, जर्मनी की अब वो कंपनी जो है वो ब्रिटेन में नहीं रहना चाहेगी, वो जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहेगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ दया जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा, सिंपल सी बात है कि अब वो सदस्य रहा नहीं तो वहां रहने का बाकी देशों को फायदा मिलेगा नहीं, तो बाकी देश के जो निवेशक हैं या जो फैक्ट्रियां हैं वो क्या करेंगी, उस देश से बाहर आने लग जाएंगी। अब जब वो बाहर आएंगी तो जरा सोच के देखिए, उस देश में ना पाउंड चलता था, बाहर आएंगे तब तो यहाँ यूरो चल रहा है, तो इसके कारण क्या करेंगे कि वो यूरो की डिमांड क्रिएट करेंगे, उनको बाहर अपना पैसा निकालने के लिए यूरो चाहिए ना, सिंपल सी बात है, यानी कि यूरो की यदि मांग ज्यादा है तो यूरो महंगा होगा, और यूरो महंगा होगा तो किसकी तुलना में महंगा होगा, उस घरेलू मुद्रा की तुलना में, और घरेलू मुद्रा क्या है, पाउंड। बात समझ में आ रहा, इस चीज को इतनी बार मैं समझा चुका हूं, इसलिए अब मैं पूरा डिटेल में लिख नहीं रहा हूं, ठीक ना, अलग अलग चैप्टर्स में मैंने इस बात को बार बार समझाया है कि जिसकी भी मांग होती है वो महंगा होता चला जाता है, तो किसी की तुलना में ही महंगा होगा, तो किसकी तुलना में, घरेलू मुद्रा की तुलना में महंगा होगा, ठीक ना, इसके कारण क्या हुआ, पाउंड कमजोर हुआ। शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या है कि मुद्रा एवं निवेशकों के बहिर्गमन के कारण और अभी जस्ट बताया है आपको कि अगर पाउंड कमजोर होगा, किसी भी देश की यदि घरेलू मुद्रा कमजोर होती है तो इससे क्या होता है, उस देश से निर्यात बढ़ता है। बात समझ में आ रहा, इस बात को मैंने कितनी डिटेल में बताया था कि यही कारण है कि चीन जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमजोर करता है, क्यों, क्योंकि यदि मुद्रा कमजोर होती है तो उस देश से निर्यात बढ़ता है, क्यों, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए ना, बाहर से जो खरीद रहा है वो तो 1 यूरो में ही खरीद रहा है ना, लेकिन पहले 1 यूरो, बस एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलिए 1 यूरो बराबर पहले है 5 पाउंड, ठीक ना, यानी कि 5 पाउंड का सामान के लिए बाहर वाला आदमी 1 यूरो देगा,
अब क्या हो गया है कि पाउंड जो है वो कमजोर हो गया। तो पाउंड कमजोर होने का क्या मतलब है कि अब 1 यूरो बराबर 7 पाउंड रह गया। तो अब जरा सोच के देखिए, 5 पाउंड वाला कोई एक सामान खरीदने के लिए पहले इसको 1 यूरो देना पड़ता था, अब वो 1 यूरो बराबर हो गया है 7 पाउंड। तो जरा सोच के देखिए ना, वो 1 यूरो देकर पहले एक ही सामान खरीद पाता था, अब वो 1.5 सामान खरीद पाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली तो ये 50% डिस्काउंट हुआ ना। बात समझ में आ रहा? अरे इस चीज को मैंने बाकी चैप्टर्स में आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है। $1 बराबर मान के चलिए 50 रुपया है। ठीक, मैं एक पेन बना रहा हूं जिसकी कीमत जो है वो 50 रुपया है। मैंने अमेरिका में किसी को ये पेन बेचा तो कितने का मिलेगा उसको? $1 का मिलेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा? मैं बोल रहा हूं कि भारतीय मुद्रा जो है वो कमजोर हो गई। कमजोर होने का क्या मतलब होता है कि डॉलर की तुलना में कमजोर हुई है। पहले 50 रुपया बराबर $1 था, अब घटकर मान के चलिए 100 हो गया कि 100 रुपया बराबर $1। अब एक बात बताइए, मेरा पेन तो 50 रुपया में बन रहा है ना, क्यों? क्योंकि तो मैं तो अपने देश में बना रहा हूं, तो पहले भी 50 रुपया में बना रहा था, आज भी 50 रुपया में बना रहा हूं। लेकिन एक बाहर वाले खरीदार के लिए अब एक बात बताइए, तो पहले $1 देता था, उसको 1 पेन मिलता था, तो वो $1 देगा और उसको 2 पेन मिलेगा। तो आप जरा सोच के देखिए, यानी कि मेरा निर्यात बढ़ जाएगा कि नहीं? लोग ज्यादा खरीदेंगे कि नहीं विदेशों से? ठीक, तो सिंपल सी वही बात है कि पाउंड कमजोर हुआ जिसके कारण ब्रिटेन से निर्यात बढ़ सकता है। ये बात भी समझ में आया ब्रिटेन पर प्रभाव। तीसरा प्रभाव यदि हम ब्रिटेन पर देखें तो क्या है? चूंकि अब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य रह नहीं गया, ईयू का सदस्य है नहीं। तो पहले क्या होता था, ईयू का सदस्य होने ब्रिटेन के उत्पादों को इन ईयू वाले देशों में बिना रोक टोक के अनुमति मिल जाती थी, यानी कि इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आराम से ब्रिटेन जो है वो अपना माल जर्मनी में बेच सकता था बिना किसी टैक्स के। ब्रिटेन अपना माल जो है वो पोलैंड में बेच सकता था बिना किसी टैक्स के, बेच सकता था ना। लेकिन अब इन पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो तुम हमारे हो नहीं। बात समझ में आ रहा ना? तो इससे क्या हो सकता है, एक तरफ निर्यात बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ निर्यात घटने की भी संभावना है। क्यों? क्योंकि अब टैक्स भी लगेगा। टैक्स लगेगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। हार्ले डेविडसन खरीदना है आपको, हार्ले डेविडसन बाइक, देखना कितना सर 4 लाख की बाइक है। कोई बात नहीं, भारत सरकार बोलेगी क्या कि इस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी दो। तो जो 4 लाख की बाइक थी वो अब कितने की हो गई? 8 लाख की हो गई। आप खरीद पाइएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से अगर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने लग जाता है तो क्या हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती है। टैक्सेशन पढ़ा रहा था तो वहां डिटेल में बताया था कि सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो होता है उसका उद्देश्य केवल राजस्व कमाना नहीं होता है। सरकार इसके माध्यम से अपनी नीतियों का भी अनुपालन करवाती है कि क्या चीज वो भारत में मंगवाना चाह रही है, कितनी मात्रा में मंगवाना चाह रही है। ठीक ना? तो ये बात भी समझ में आया। तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रह गया, अतः अन्य ईयू के सदस्यों को अन्य ईयू के सदस्यों को निर्यात पर सीमा शुल्क ये भी लगेगा। ये भी एक प्रकार का प्रभाव ही है। ठीक ना? बात समझ में आ रहा? तो ये भी एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव होगा। आगे देखते हैं और क्या प्रभाव होगा। बात को समझिए। आपने नाम सुना होगा टाटा मोटर्स, सुना है ना? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की ही एक जो ओवरसीज फ्रेंचाइजी है उसका नाम आपने सुना होगा जैगवार लैंड रोवर। अब तो भारत में भी चलती है जैगवार, JLR जिसको कहते हैं, जैगवार लैंड रोवर। बस एग्जांपल बता रहा हूं। अगर सोच के देखिए, यदि टाटा मोटर्स की इच्छा थी कि वो यूरोप में क्या करे, जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियां बेचे, इसके लिए क्या किया था उसने, ब्रिटेन में अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी।
क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो वहां पर जो JLR बनेगा वो आराम से जो है वो बाकी देशों में बिक सकता है बिना किसी टैक्स के। यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन अब जरा सोच के देखिए, अब तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं रहा, तो टाटा मोटर्स या रतन टाटा जी को जो फायदा मिल रहा था ब्रिटेन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का, वो फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? भारत की वो जो फैक्ट्री है मतलब JLR वाली, रतन टाटा कोशिश करेंगे क्या कि उसको ब्रिटेन से बाहर निकाल के किसी दूसरे देश में स्थापित किया जाए। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक ना? तो इसके कारण क्या है, ब्रेक्जिट के कारण क्या है कि विदेशी कंपनियों का ऐसी विदेशी कंपनियां जो EU की सदस्यता का लाभ लेने के लिए वो बाहर आ जाएंगी, वो अन्य देशों की ओर रुझान करेंगी। ये पॉइंट भी समझ में आया? ये पॉइंट भी समझ में आया? आगे देखिए दूसरी बात, एक बात बताइए, पहले क्या है, यूरोपियन यूनियन का जो देश है उनको भारत भी निर्यात कर रहा है, चीन भी निर्यात कर रहा है, ये तो कर ही रहे हैं ना, हम लोग से भी तो उनके व्यापार संबंध तो है ही। लेकिन पहले ब्रिटेन को जो है वो फायदा मिल जाता था। क्या फायदा मिल जाता था? क्योंकि उनका अपना है, उनका अपना सदस्य है, तो उनको तो कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, ब्रिटेन को भारत से, चीन से, ऐसे देशों के साथ क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिसका माल ज्यादा सस्ता होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, उसको ज्यादा एक्सेस मिलेगा मार्केट का। सिंपल सी बात है। और आपको ये तो पता ही होगा कि चीन अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग हब है, विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है, विनिर्माण का गढ़ है। तो जरा सोच के देखिए, चीन के साथ टक्कर ले पाना अपने आप में कठिन हो जाएगा उसके लिए। दूसरी बात, भारत लेबर फोर्स सरप्लस कंट्री है, भारत में श्रम का आधिक्य है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, श्रम जो है वो सस्ता है। ब्रिटेन में श्रम इतना सस्ता नहीं है, तो अगर ब्रिटेन में श्रम सस्ता नहीं है तो बट ऑब्वियस है ना कि उत्पादन का व्यय उनका ज्यादा होगा ना हमसे। बात समझ में आ रहा ना? ठीक, हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर जो है वो 300 में तैयार हो जाते हैं कि चला भैया बतावा कौन सा काम करना है, तैयार हो जाते हैं मसाला बना के, शाम तक जो है वो आराम से आप सारा काम निपटा देंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में इतना सस्ता नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, अगर वहां पर लेबर फोर्स का प्राइस जो है वो ज्यादा है और भारत में कम है, तो आप जरा सोच के मुझे बताइए कि कहां का उत्पाद सस्ता होगा? भारत का उत्पाद सस्ता होगा, बट ऑब्वियस है। तो अब ब्रिटेन को जो है वो हमसे और चाइना से कंपीट करना होगा यूरोपियन बाजार में एंट्री के लिए। पहले उनको फायदा मिलता था, लेकिन अब क्योंकि तुम भी भाई बाहर के, हम भी बाहर के, तो कंपीट करो हमारे साथ, जो कि अपने आप में एक चुनौती है। ठीक ना? भारत और चीन से क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा कर पाना अपने आप में एक चुनौती है। ये भी एक पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा कि अब ब्रिटेन के उत्पादों को चीन एवं भारत के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ठीक ना? ये भी अपने आप में एक नकारात्मक प्रभाव है। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो अंदर में छिड़ गया है इस ब्रेक्जिट के कारण,
कि इस रेफरेंडम में ना ऐसा देखा गया, चलिए बता ही देता हूं, वैसे मेरा टॉपिक है नहीं लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा, पड़ रहा है, तो आप लोग जो है ना अजीब अजीब चेहरे बनाइएगा। देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस मैप को, सारी समस्या आज तक, आज से पहले जितनी भी थी ना ये सारी क्लियर हो जाएगी। जितनों को आज से पहले लगता था ना कि ब्रिटेन ही इंग्लैंड है, इंग्लैंड ही यूके है, तो समस्या आज क्लियर हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिए, ये है आपका यूरोप, यूरोप के पास यही आइलैंड है ना। जरा बात को समझिए, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो हम केवल इतने हिस्से की बात कर रहे होते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना ये है केवल इंग्लैंड, और जिसकी राजधानी कौन सी है, लंदन। देखा, केवल ये वाला हिस्सा जो है ये है इंग्लैंड। यहां तक क्लियर है। जब इंग्लैंड में हम वेल्स को भी जोड़ देते हैं और स्कॉटलैंड को भी जोड़ देते हैं तब हम इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। बात समझ में आ रहा? इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर पता चल रहा है। इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड बस ये वाला हिस्सा है, इसको हम इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड में जब हम वेल्स भी जोड़ देते हैं और स्कॉटलैंड भी जोड़ देते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। यहां तक बात समझ में आ रहा? इसी में, इसी जब ग्रेट ब्रिटेन में हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं, ठीक ना, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी कि जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके का क्या मतलब हो गया, यूके का मतलब हो गया इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। अंतर तीनों में समझ में आ रहा? इंग्लैंड सबसे छोटा है, इंग्लैंड में क्या क्या जोड़ दो, वेल्स जोड़ दो और स्कॉटलैंड जोड़ दो, अब नाम क्या बन गया उसका, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दो तो अब उसका क्या नाम पड़ गया, अब उसका नाम पड़ गया यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक ना। और जब यूके में भी अगर आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, पूरा आयरलैंड जोड़ दें, आयरलैंड एक अलग देश माना जाता है ना, डबलिन इसकी राजधानी, ठीक ना, तो जब इसमें आप आयरलैंड भी जोड़ देते हैं तब इसको कहा जाता है ब्रिटिश आइल। बात समझ में आ रहा? अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ, ये क्लियर हुआ? हाँ, अब जरा देखिए ब्रिटेन, यानी कि यहाँ पर ब्रिटेन का क्या मतलब है, ब्रिटेन का मतलब हो गया कि इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, यही हुआ ना ब्रिटेन का मतलब। तो अब एक बात बताइए, ब्रेक्जिट हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से बाहर किया है, ठीक ना। और क्या हो गया, इसके लिए इन तीनों जगहों पर क्या हुआ, रेफरेंडम हुआ, ठीक ना। इस रेफरेंडम में जब हमने पूरा देखा तो पूरा तो 50% प्लस लोगों ने ऐसा कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहिए। लेकिन जब खाली स्कॉटलैंड का देखा गया ना डेटा तो ये पता चला कि स्कॉटलैंड में ज्यादा लोग जो यूरोपियन यूनियन में रहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना? मतलब ओवरऑल यदि हम पूरे की देखें तब तो 50% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अरे बहुत नेक टू नेक था, तो दिखाता हूं, बहुत नेक टू नेक था। ये देखिए, मतलब 51% और 49% ऐसा था ब्रेक्जिट रेफरेंडम रिजल्ट्स। देख रहा, 52-48%, 52% लोग जो है वो कह रहे थे कि निकल जाओ और 48% लोग कह रहे थे कि रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर था, 2% का ही अलग फर्क है। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन ये तो पूरा का है, ठीक। वाइल ये देखिए रिमेन, ये देखिए इसी में क्या लिखा हुआ है कि यूके हैज वोटेड टू लीव द ईयू बाय 52-48, यानी कि 52% लोगों ने कहा है कि छोड़ दो, लीव won the majority of votes in England and Wales, इंग्लैंड और वेल्स में ज्यादातर लोगों ने कहा कि निकल जाओ। बट दिख रहा है एवरी काउंसिल इन स्कॉटलैंड सो रिमेन मेजॉरिटी, लेकिन स्कॉटलैंड के हर
काउंसिल में, जैसे कि हर राज्य उसके छोटे छोटे जो राज्य होंगे ना, हर छोटे छोटे इकाई में सब जगह से यही वोट आया कि नहीं, हमें यूरोपियन यूनियन में ही रहना है। अब बात समझ में आ रहा? अब एक बात बताइए, जब ब्रेग्जिट हो गया है तो अब ये मांग उठ रही है कि यानी कि हमारी तो बात मानी ही नहीं गई। मतलब वहां पर स्कॉटलैंड के लोगों को तो यही लग रहा है ना कि ब्रिटेन ने हमारी बात तो मानी नहीं। तो स्कॉटलैंड में ये मांग उठ रही है कि हमें ब्रिटेन से अलग हो जाना चाहिए और ब्रिटेन से अलग होकर हमें अलग से यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए फिर से अप्लाई करना चाहिए। ये बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? अब जरा सोच के देखिए, ये अपने आप में ब्रिटेन के सामने एक बड़ी चुनौती है। उसका एक बहुत बड़ा अंग जो है वो अलग हो रहा है, और अलग होकर अगर मान के चलिए यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ता है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये है नकारात्मक प्रभाव। इसको भी लिख लीजिएगा कि स्कॉटलैंड में ईयू में रहने के पक्ष में मत आया। स्कॉटलैंड के लोग अतः स्कॉटलैंड में ब्रेग्जिट से नाखुशी, असंतोष लिख लीजिए, असंतोष। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भविष्य में देखेंगे, लेकिन अब आपको मुद्दा समझ में आ रहा है। अब स्कॉटलैंड में कोई भी विवाद वगैरह उत्पन्न होगा ना तो आप देखिएगा, आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, इसका प्रभाव जो है ना वो भी हाल फिलहाल में भी देखने को मिला। पिछले साल आप लोगों ने देखा ना, टेरेसा मे को अचानक से जो है इस्तीफा देना पड़ा, ठीक ना। उसकी मुद्रा, ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो बहुत गिर गई थी। तो कुछ लोगों का ये कहना था क्योंकि ब्रेग्जिट जो है वो तो 2020 में ही खत्म हुआ, 2020 में ही खत्म हुआ, मतलब पूरा हुआ, और ब्रेग्जिट लागू होते ही अगले 1-2 महीने में ही क्या आ गया, क्या आ गया? कोरोना वायरस और कोविड। मार्च अप्रैल से तो फैल गया था ना पूरे विश्व में। तो ब्रिटेन के सामने भी कई सारी समस्याएं आई इस कोविड काल में, लेकिन क्या कहा जा रहा था, लोग ये कहते थे कि ये तो कोरोना का समस्या है, कोरोना से संबंधित समस्या है। जबकि कई विशेषज्ञों का कहना था कि इस पर जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव आ रहा है ना, ये खाली कोरोना के कारण नहीं हो रहा है, इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो ब्रेग्जिट का भी है। लेकिन कोरोना ने क्या किया, ब्रेग्जिट के नकारात्मक प्रभाव को कुछ सालों तक छुपा के रखा, जैसे कि 2020 और 2021 में। 2020 से ही, इसको भी लिख लीजिएगा, 2020 से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव दिखने स्टार्ट हो गए। हुए, हालांकि इसे कोरोना का प्रभाव माना गया। ठीक ना, इसे क्या माना गया, कोरोना का प्रभाव माना गया। लेकिन जब 2022 में जब कोरोना का प्रभाव जो है वो कम हुआ ना, तब वास्तव में दिखने लगा कि ब्रेग्जिट के कारण कैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। ये देखिए, दिखाता हूं आप लोग को। जब ऋषि सुनक ने ओवरटेक किया था उस टाइम से पहले क्या स्थिति थी। ये देखिए क्या दिख रहा, द पाउंड। कब का न्यूज है, 4 अप्रैल 2000 का। ठीक,
कि बोला जा रहा है कि पिछले साल 2022 में क्या हुआ कि द पाउंड प्लंज्ड टू $1.03 आफ्टर द ट्रस गवर्नमेंट। इससे पहले जो थे लिजा ट्रेस थी ना, उसके बाद ना ऋषि सुनक बने हैं। गवर्नमेंट अनवील्ड द प्लान टू बूस्ट बोरोइंग व्हाइल स्लैशिंग टैक्सेस। जब ये किया गया था तो क्या है, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। ये दिख रहा है 2022 में दिख रहा, सितंबर अक्टूबर में क्या हाल था, बहुत तेजी से उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही थी। वो तो क्या बोले, थोड़ा सा भारतीय हूं तो बट ऑब्वियस है कि वो वाला तो थोड़ा रहेगा ही ना कि हमारा लौंडा है तो अब संभाल रहा है, ठीक ना। लेकिन क्या है, स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। यहां तक बात समझ में आ रहा। तो ब्रिटेन पर नकारात्मक प्रभाव तो हमें देखने को मिल रहा है। महंगाई, इन्फ्लेशन दिखाता हूँ, महंगाई रिकॉर्ड पर थी। ये अभी रिसेंट वाला दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा पुराना देखना चाह रहा हूँ। कि देखिए 16 नवंबर 2022 का न्यूज क्या दिखा रहा है कि यूकेज इन्फ्लेशन हिट 41 ईयर हाई ऑफ 11.1%। 11% महंगाई, सोच के देखिए, ठीक है। इतना तो भारत में भी नहीं होती है, समझ में आ रहा। तो ये हो गई थी स्थिति। कई सारे एक्सपर्ट्स का तर्क ये भी था कि क्या है, इसके पीछे कोरोना को जिम्मेदार न बताओ, इसके पीछे जिम्मेदार क्या है, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना, ये इसके पीछे एक बड़ा कारण है। खैर, जब से क्या बोलते हैं ये नए ऋषि सुनक इन्होंने संभाला है, इससे पहले वो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, इससे पहले वो वित्त मंत्री भी थे, ठीक ना। तो वित्त का ठीक ठाक ज्ञान है, ठीक ठाक संभाल रहे हैं। अब फिर भी क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि जर्मनी जो है वो मंदी में जा चुकी है, लेकिन यूके अभी भी मंदी में नहीं गई है, यानी कि सरकार अच्छा कर रही है, अभी ना मंदी में जाने से बचा पा रही है अपने आप को। देख रहे हैं ना, महंगाई जो कहाँ 11% पर पहुंच गया था उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक ना। यानी कि अब सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन ये कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखे, ब्रिटेन पर प्रभाव दिखा। अब जरा हम देखते हैं कि इसका भारत से क्या, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत पर प्रभाव ब्रेक्सिट का। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम भारत पर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि एक बड़ा देश जो है अगर वो संरक्षणवादी नीति अपनाने लगेगा तो भविष्य में अन्य विकसित देश भी जो है वो ऐसा करने लग जाएंगे, ठीक ना। संरक्षणवादी नीतियों का दौर, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों से निर्यात प्रभावित होगा। बात समझ में आ रहा। अब जैसे मान के चलिए ब्रिटेन ने अपने हित को देखा, अब जरा सोच के देखिए, अब इसके कारण क्या हो जाएगा, बाकी देश भी करने लग जाएंगे, यूरोप भी बोले, मतलब मान के चलिए यूएसए भी बोलेगा क्या कि नहीं हम नहीं आने देंगे, या फिर जो है हम रोक टोक लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, एक चक्र चलने लग जाएगा कि सारे देश जो है वो क्या करने लग जाएंगे, संरक्षणवाद को बढ़ावा देने लग जाएंगे। तो भारत, इसने अभी जो है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, और अभी अगर सारे देश जो है वो अगर बंद करने लग जाएंगे तो ये समस्या आ जाएगी। इसी को कहा जाता है क्या, टेक्निकल टर्म में इसी को कहा जाता है कि डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी, डीकपलिंग, इसको लिख लीजिएगा, ये टेक्निकल टर्म है, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी, भारत में देखा जाता है। हिंदी में लिख लीजिए, देखिए डीकपलिंग का क्या मतलब होता है, कपल का क्या मतलब होता है, कपल का मतलब होता है जोड़ा,
और आपकी वो दोनों जोड़ा, तो दोनों कपल हो गए, ठीक ना। डीकपलिंग का मतलब होता है कि क्या हो गया, दोनों में ब्रेकअप हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, डीकपलिंग। अब देखिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डीकपलिंग का क्या मतलब होता है, ये टर्म मैंने नहीं पैदा कर, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, इस बार के नहीं, पुराने इकोनॉमिक सर्वे में बकायदा मेंशन्ड है डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी। क्या था कि जब भारत आजाद हुआ ना 1947 में, जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर 1991 तक, जब पूरा विश्व जो है वो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। बात समझ में आ रहा, हम अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, हम आयात प्रतिस्थापन की नीति चला रहे थे कि हम जो है वो अपना बस उत्थान करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, हम दूसरों से ना व्यापार वगैरह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाते, ठीक ना। तो यानी कि तब भी कपल नहीं था इंडिया विश्व के साथ। बात समझ में आ रहा ना, विश्व में चल रही थी किसी और चीज की बयार और हम कुछ और कर रहे थे, तो डीकपल थे। 1991 के बाद क्या है, हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आया और हम क्या करने लग गए, धीरे धीरे अब हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ने लग गए। हमने धीरे धीरे, तुरंत अचानक से रातों रात तो हो नहीं जाएगा, 10-15 साल लगा। हम जब अब वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पर क्या देखने को मिल रहा है कि अलग अलग देश जो है वो अब संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा, अमेरिका में आता है ट्रंप, बोलता है नहीं अमेरिका फर्स्ट, जीएफपी स्टेटस भारत का छीन लेगा, ठीक ना। चाइना और अमेरिका में जो है वो ट्रेड वॉर चल रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है क्या कि हम दूसरे देश के लोगों को नहीं आने देंगे। तो क्या हो रहा है, इसी को कह रहे हैं क्या, डीकपलिंग। कि अब भारत जो है वो वैसा कर रहा है, तो बाकी विश्व में जो है वो संरक्षणवाद के ट्रेड्स दिख रहे हैं, यानी कि दोनों बार क्या हो जा रहा है, भारत डीकपल हो रहा है। बात समझ में आ रहा, तो ये पॉइंट है। अब एक बात बताइए, भारत अब चाह रहा है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले ताकि हम अपना माल बेचें, अभी तो टाइम आया है हमारे ग्रोथ का, ठीक ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, वैश्विक स्तर पर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो एक तो चुनौती है, दूसरे कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या है कि अब भारत अलग से ब्रिटेन के साथ जो है वो अपने व्यापारिक संबंधों को अच्छा कर सकता है। पहले क्या होता था, साथ में है ना, पूरा गुट था, तो गुट के साथ बार्गेनिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। जरा सोच के देखिए ना कि आप जाते थे, बचपन वाला याद है ना, कि किसी के साथ झगड़ा हो जाता था तो फिर बुला के ले जाते थे पूरा ग्रुप। बात समझ में आ रहा ना, तो ज्यादा लोग हो जाते हैं तब थोड़ा सा बात करना टफ हो जाता है ना। तो यूरोपियन यूनियन में पहले 28 सदस्य हैं, तो भारत को अगर उनके साथ कोई ट्रेड वाला समझौता करना है तो 28 लोगों के साथ बात करना पड़ता है, ठीक ना। तो टफ हो रहा है। लेकिन अब क्या है, अब चूंकि ब्रिटेन अलग हो गया है, तो भारत चाहे तो अलग से उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध बना सकता है, और हम बहुत क्लोज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ऋषि सुनक है ना, तो इस दौरान क्या हो जाएगा, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा, ठीक ना। बात चल रही है, बहुत तेजी से बात चल रही है। तो कुछ फायदे भी हैं, देखिए दिखाता हूं। देख रहा, 10 मई को कई सारे राउंड में बात होती है ना, इंडिया यूके एफटीए, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो हम दोनों में जो है वो जो सीमा शुल्क वगैरह लगते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। देख रहा ना, भारत बात कर रहा है, ये 9th राउंड ऑफ टॉक हुआ है, दिख रहा ना, 10 मई की बात है, यानी कि बिल्कुल हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं, लगभग बस एकदम अंतिम स्टेज पर है, ठीक। कुछ मुद्दों पर जो है वो और बात बची हुई है। ये संभावना हो गई ना, अगर पहले जो है अगर वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होता तो फिर हमें यूरोपियन यूनियन से बात करना पड़ता, अब हम अपना वाला लौंडा है, ठीक ना। अरे लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि अपना प्राइम मिनिस्टर है, तो सिंपल सी बात है, उसका फायदा तो थोड़ा मोड़ा मिलता ही है, ठीक ना। तो हमारे जो है वो ब्रिटेन के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ फायदे हैं, ये कुछ नुकसान थे। यहां तक बात समझ में आ गया, हाँ, यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये था पूरा ब्रेक्जिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बात आएगी अगर ब्रेक्जिट की, तो लगभग यही पॉइंट आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके वहां भी मेंशन कर सकते हैं। अरे इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा आप परिवर्तित करके आप उस कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, लगभग ऐसे ही पॉइंट होंगे। खैर वो छोड़िए, अब आपको बातें भी समझ में आ रही होंगी जब आप ब्रेक्जिट पढ़ रहे होंगे तो, ठीक ना। तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, विच इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
इसको क्या कहेंगे, SEZ कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इनको विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, देखिए सबसे पहली बात तो SEZ कहते किसको हैं, ये ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है और इस उत्पादन का उद्देश्य ज्यादातर निर्यात का होता है। निर्यात का मतलब क्या है, एक देश से बाहर बेचना, ठीक ना। तो यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो घरेलू उपभोग के लिए कम, निर्यात के लिए ज्यादा होता है, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए क्या है, SEZ विशेष क्षेत्र, विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्यात हेतु। ठीक ना। इन क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में कुछ विशेष कर कानून बनाए जाते हैं, यानी कि कर से संबंधित जो कानून वगैरह होते हैं उनमें इनको छूट मिली जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में कर से संबंधित छूटें मिलती है। कर में छूटें मिलती हैं तभी तो निर्यात प्रोत्साहित होगा ना। अब जरा सोच के देखिए ना, 40 रुपए का सामान बना, अगर उस पर 10 रुपया का टैक्स लग जाएगा तो वो 50 रुपए का हो गया, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर तो उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हुई कि नहीं, ठीक ना। तो सरकारें क्या करती है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि उद्देश्य क्या है, व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी को बढ़ाना या उस देश की भागीदारी को बढ़ाना, उस देश की भागीदारी को बढ़ाना, तो इसलिए क्या करती है, कर में छूटे देती है। भारत ने इस अवसंकल्पना को चीन से अपनाया है, चीन से अपनाया। दिखाता हूं SEZ कैसे होते। सॉस आ रहा है ये देखिए कि पूरा का पूरा एक इलाका होता है, जैसे ये देखिए इस वाले मैप से आपको दिखेगा, ये दिख रहा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे कि ये जो एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, इतना सारे पोर्ट के पास ही है। पोर्ट के पास होने से क्या फायदा, बना तुरंत एक्सपोर्ट। पहला बात तो ये एक रीजन है, जैसे ये मान के चलिए ये नानकांग है ना, ये एक रीजन है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान के चलिए अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर यहाँ लगानी है तो यहाँ पर केवल कार से संबंधित ही सारे कारखाने होंगे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जहां पर केवल कार का ही उत्पादन, यही ह्यूंडई भी, यही टेस्ला भी, यही टाटा मोटर्स भी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे वहां की कारों का नहीं पता, BMW भी, जो भी सारी कार से संबंधित कंपनियां यही होंगी। कार से संबंधित जो वो उसका बॉडी पार्ट वगैरह बनाने वाले, वो जो स्टीरियो साउंड स्टीरियो वगैरह पीछे बूफर ऊपर लगा, सब वही होंगे। मतलब एक पूरा रीजन जो डेडिकेटेड है केवल कार को, इसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र में ही सब रहेगा, बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। बात समझ में आ रहा, वो क्षेत्र जो है वो इस नाम से जाना जाएगा और फिर क्या होगा, वहां से सीधे एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसको क्या कहते हैं हम, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक ना। ठीक, तो हमने इस संकल्पना को चीन में अपनाया। भारत में सन 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून पास किया गया। एक्ट पास किया गया। हालांकि यह कानून जो है वो साल 2006 में लागू हुआ।
2006 में ये कानून जाके लागू हुआ। 2005 में कानून पास हुआ और 2006 में लागू हुआ। बात समझ में आ रहा है? इसके क्या उद्देश्य है? दो उद्देश्य है। ठीक, उद्देश्य पहला उद्देश्य है भारत से निर्यात को बढ़ावा देना। इसका दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा उद्देश्य है विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को बढ़ाना। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाना, ये दो इसके प्रमुख उद्देश्य रहे। यहां तक बात समझ में आ रहा? SEZ एक्ट, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? एक SEZ का संस्थापक होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संस्थापक होता है, जो कि कोई एक प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है, या फिर मान के चलिए वो PPP वाला हो। PPP का क्या मतलब? सरकारी सार्वजनिक भागीदारी, यानी कुछ मतलब सरकारी निजी भागीदारी, ठीक ना। तो संस्थापक जो होगा वो कोई एक निजी व्यक्ति भी हो सकता है, या PPP मॉडल पर भी, यानी कि सरकार निजी भागीदारी। सरकार नहीं, इसको सार्वजनिक लिख लीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं ना। बहुत डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को, इतने मॉडल बताए हैं मैंने PPP के। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक ना, कोई भी हो सकता है। तब एक बात बताइए, जो संस्थापक होगा उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि इस SEZ की स्थापना के लिए क्या करे? वो लैंड अधिग्रहण करे, वो जल आपूर्ति सुनिश्चित करे, वो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करे, यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, ये सारी जिम्मेदारी उसकी है, ठीक ना। और किसी को क्या होगा? एक संस्थापक को कम से कम 15 वर्षों तक इसको चलाना होगा, कम से कम 15 वर्ष तक SEZ को चलाना होगा। सारी सुविधाएं ये प्रदान करेगा। सारी सुविधाएं ये प्रदान करेगा। ठीक ना। बदले में क्या है? बदले में क्या है? सरकार ने इसको कह रखा है कि पहले 10 वर्ष में, पहले 10 वर्ष में इसको जो भी लाभ मिलेगा, जो भी लाभ मिलेगा, जैसे मान के चलिए मैं संस्थापक हूं, मैंने क्या किया? एक बहुत बड़ा एरिया ले लिया, ठीक ना, और क्या किया? वहां पर पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार कर दिया, बिजली पानी सबका कनेक्शन वगैरह कर दिया, फैक्ट्री वगैरह के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए जो है वो बिल्डिंग वगैरह बना दिए, जो एम्प्लॉय वगैरह आकर रहेंगे उनके लिए घर वगैरह बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया। अब क्या है? कंपनियों को मैं बोलूंगा कि आओ तुम आके यहाँ पर लो रेंट पर, आराम से तुम अपना बिजनेस करो। समझ में आ रहा है SEZ कैसे काम करेगा? लेकिन एक बात बताइए, बदले में मैं भी तो उनसे कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा ना, जो मुझे रेंट वगैरह देंगे। बात समझ में आ रहा? तो इस पर सरकार ने कह रखा है कि पहले 10 साल तक मुझे से कोई टैक्स नहीं है, 100% निगम कर पर छूट। तो यानी कि फायदा क्या मिलता है संस्थापक को? बस शर्त क्या है कि तुमको 15 साल से पहले नहीं बंद करना, 15 साल तो तुमको चलाना ही पड़ेगा। तो संस्थापक को 10 वर्षों तक निगम कर से पूरी छूट। 100% छूट। ये तो हो गया संस्थापक को फायदा। जरा देखिए, SEZ की स्थापना तो हो गई, अब बाकी इच्छुक जो इकाई, जो औद्योगिक इकाई यहाँ पर आके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन सबको आकर्षित किया जाता है, ठीक ना। SEZ के अंतर्गत देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक ही उत्पादन होगा, एक से ज्यादा भी उत्पादन हो सकते हैं।
बात समझ में आ रहा? हो सकता है समान सेवा प्रदान करने वाली भी कंपनियां हो सकता है अलग अलग सेवा प्रदान करने वाली भी कंपनियां हो, ठीक ना। वो मैंने आपको बस एग्जांपल दिया था चाइना में वो मॉडल का, लेकिन एसईजेड में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि केवल कार बन रहा तो कार बनेगा, ट्रैक्टर भी बन सकता है, ठीक ना। बात समझ में आया? तो अलग अलग उत्पादन भी हो सकते हैं। अब जरा बात को समझिए, जो भी कंपनी या जो भी औद्योगिक इकाई एसईजेड में आके स्थापित होना चाहती है, ये यदि किसी भी प्रकार का मशीन खरीदती है, उपकरण खरीदती है, इनके कच्चे माल में किसी भी प्रकार का इनको कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है। इसको लिख लीजिएगा, स्थापित इकाइयों को तो इनपुट में कोई शुल्क नहीं देना होता। ठीक ना, कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे वो मशीन मंगा रहे हो चाहे रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, इन सब में जो है वो किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, ठीक ना। इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है वो चेंज किया गया था आईजीएसटी कानून 2017 में भी, और इसके तहत क्या किया गया, इनमें आपूर्ति दर जो है वो शून्य कर दिया गया। इनको जो है वो बाकी भी तरह की अलग अलग छूटें दी जाती है, जैसे कि पहले 5 वर्षों तक इनको निगम से 100% छूट मिलती है, पहले 5 साल तक निगम कर से 100% छूट। आप समझ में आ रहा? जैसे मान के चलिए मैंने अपनी कंपनी जो है वो अगर एसईजेड में लगा रखी है ना, तो 5 साल तक जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना, उस पर मुझे एक कोई टैक्स नहीं देना। इतना विशेष लाभ मिल रहा है ना। इतना ही नहीं, इस 5 साल के बाद अगले 5 साल तक आपको निगम कर देना है, लेकिन आधे रेट पर, यानी कि बाकी कंपनियों पर यदि 30% लग रहा है तो आपको कितना देना है, 15%। बात समझ में आ रहा? तो अगले 5 साल तक, इसके बाद के 5 साल तक निगम कर बाकी सामान्य कंपनियों की तुलना में तुलना में 50%। ये बात भी समझ में आया? ठीक ना। इसके बाद के 5 वर्षों में, इसके बाद के 5 वर्षों में क्या होता है, निगम कर जो है वो सामान्य होगा। इसके बाद भी अगर अगले 5 साल भी है तो अब नॉर्मल 5 साल, अगले 5 साल सामान्य निगम कर। सामान्य निगम कर लगेगा। अरे दिख रहा ना, हर 5 साल में जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। लेकिन इस अगला जो 15वां वाला 5 साल था ना, मतलब लाभ जो 5 साल था, इसमें भी अगर आप अपने लाभ का कोई हिस्सा, लाभ का कोई हिस्सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा रहे हैं ना, व्यापार या कल कारखाने वगैरह इनको लगाने में लगा रहे हैं ना, तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा? जिसको वापस वापस जो है वो लगा दिया जा रहा है, व्यापार में लगा दिया जा रहा है, इस पर निगम कर आधे दर पर लगेगा। आधी रेट पर लगेगा। नया जी ये पॉइंट समझ में आया? हाँ, मैं कह रहा हूं, मान के चलिए मैंने 10 से लेकर 15वें साल के बीच में मैंने क्या किया, 100 करोड़ जो है वो प्रॉफिट कमाया। इस 100 करोड़ में से 50 करोड़ मान के चलिए मैंने किसमें लगा दिया, आपने ही बिजनेस में लगा दिया और थोड़ा सा एक्सपेंड करने में, तो मेरा लाभ 50 करोड़ ही माना जाएगा और उस 50 करोड़ पर ही मुझसे टैक्स लिया जाएगा, निगम कर लिया जाएगा। अब बात समझ में आई, ठीक ना। तो ये सारे फायदे मिल रहे हैं ना, कितने सारे फायदे मिले ना एसईजेड में। तो फायदे मिल रहे हैं तो फ्री में तो मिलेंगे नहीं,
उन फायदों के पीछे कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि इक्को को सामान जो है उसको देश में नहीं बेच सकते, सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन करोगे सारा का सारा तुमको निर्यात ही करना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा उत्पादन, इन कंपनियों का पूरा उत्पादन केवल निर्यात के उद्देश्य से ही होगा, निर्यात हेतु। पहली शर्त, बात समझ में आ रहा? देश में माल नहीं बेचना है, ठीक ना। पहला तो ये शर्त हो। दूसरा शर्त क्या है कि 3 साल के अंदर अंदर, अपनी स्थापना के 3 वर्ष के अंदर अंदर इसे विदेशी मुद्रा कमाना शुरू कर देना होगा। 3 वर्ष के अंदर विदेशी मुद्रा कमाना प्रारंभ कर देना होगा। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए मैं विदेश से कोई मशीन वगैरह मंगा रहा हूं, तो मैं कम से कम इतना एक्सपोर्ट करूं कि नेट टू नेट मैं कुछ कमा रहा हूं, ठीक ना। मैं कुछ विदेशी मुद्रा खर्च भी करूंगा, लेकिन सरकार का ये कहना है कि 3 साल में कम से कम तुम नेट अर्नर बन जाओ, तुम जो है वो जितना तुम खर्च कर रहे हो उससे ज्यादा विदेशी मुद्रा तुम कमा सकते। ये 2 शर्तें हैं, ये 2 शर्त पूरा करोगे तो तुमको वो फायदे मिलेंगे। समझ में आ रहा? भारत में ऐसी जेड का क्या चक्कर है, ठीक है ना। तो ये है भारत में SEZ का पूरा सेटअप। वर्तमान में यदि बात करें तो भारत में लगभग 350 के आसपास SEZ है, SEZ है भारत में, ठीक ना। लेकिन इस SEZ से संबंधित कई सारी समस्याएं रही है, लंबे समय से इससे संबंधित कई सारी समस्याएं रही है, और इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए भारत में एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बाबा कल्याणी समिति, ठीक ना। इस समिति ने पूरे SEZ इकोसिस्टम का अध्ययन किया और कई सारे क्रांतिकारी सुझाव दिए कि इस पूरे SEZ सिस्टम में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या क्या बदलाव की संभावना है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, अगर हम बाबा कल्याणी समिति को समझने लग जाएंगे आज तो काफी टाइम निकल जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, ठीक। और हम क्या कल की क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाबा कल्याणी समिति के क्या सुझाव थे और इस SEZ इकोसिस्टम में क्या क्या बदलाव के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कल जो है वो हम इस संदर्भ में भी बात करेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया? आज की क्लास में हमने देख लिया कि पूरा ब्रेक्जिट का सिस्टम क्या था, ब्रेक्जिट क्यों हुआ, यूरोजोन क्राइसिस क्या था, ठीक ना, और उसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा और बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमने देख लिया, ठीक। और इंडिया पर भी क्या प्रभाव पड़ा ये भी देखा। फिर उसके बाद हमने देखा SEZ है क्या, SEZ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक। इसमें क्या सुधार है, क्या संभावना है, ये हम कल देखेंगे, ठीक ना। कल हम बाबा कल्याणी समिति देख लेंगे और इसके अलावा देख लेंगे इस बार के, इससे पिछले बार के बजट में भी SEZ की जगह 3E का कॉन्सेप्ट आया, बताऊंगा कल, ठीक ना। तो कल के क्लास में हम ये सब देखेंगे और कल के क्लास में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम के नए चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, जिसमें कल हम विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक है क्या, वर्ल्ड बैंक और IMF कल की क्लास में जहां तक मुझे लग रहा खत्म हो जाएगा, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आई पूरी? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।